अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज हम कह सकते हैं एक ब्लड डायमंड सिचुएशन देखी गई है। एक टर्म्स ऑफ ओवरऑल ट्रेडिंग सेशन हमने ये देखा कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर विटनेस किया जा रहा है। एक हम कह सकते हैं क्यूरियोसिटी भी है, एक फेयरफुल पोजीशन भी है। इन्वेस्टर्स थोड़ा क्लैरिटी का वेट करते हैं। समटाइम्स क्लैरिटी आ जाती है तो इतनी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है जिसको ज़्यादा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। एज ऑफ अगर हम बात करें इंटरनेशनल सिनेरियो की, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा या फिर हम कह सकते हैं एक पैनिक करते हुए दिखाई दिए। आज के दिन भी हमने मार्केट के अंदर यही सेशन देखा। स्टार्टिंग ऑफ द डे कुछ मार्केट के अंदर पोजीशन स्ट्रांग रही, लेकिन फाइनली एट द क्लोजिंग टाइम हमने देखा मार्केट में एक फ्लक्चुएशन, एट द एंड ऑफ द डे नेगेटिव सेंटिमेंट्स देखे गए। ओवरऑल 45,000 का लेवल इंटैक्ट दिखाई देता है, लेकिन जो सिचुएशन 2 दिन देखी गई है यानी कि मंडे एंड ट्यूसडे, उससे दिखाई ये दे रहा है बाकी 3 ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पे नेगेटिव पोजीशंस हो सकती है और 45,000 का लेवल लूज हो सकता है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,362.85 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई सेम एज द ओपनिंग 45,362.85। लोअर वाज 44,698.45 एंड फाइनली क्लोजर 45,012.18। हम थोड़ी सी ये बात नोट कर सकते हैं कि मार्केट अपनी फंडामेंटल्स की वजह से थोड़ी स्ट्रांग दिखाई देती है। इंट्राडे लो 40 हम कह सकते हैं 400 पॉइंट्स डाउन होने के बाद भी मार्केट ने रिकवर किया है। 350.67 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली 227.17 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। चेंज रहा कल के मुकाबले में गेन्स 89.58 मिलियन शेयर्स एंड वैल्यू इज गुड 7.62 बिलियन रुपीस। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी, और अगर आप टॉप एडवांसेस भी देखें तो यहाँ पे भी पूरी अक्रॉस द बोर्ड नेगेटिविटी दिखाई देती है। WTL स्टिक्स को लीड कर रहे हैं 0.05 के डिक्लाइन के साथ। 1.80 पे क्लोजर, 23.68 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। बैंक ऑफ पंजाब सेकंड स्कोर पे 0.20 का डिक्लाइन, 7.95 पे क्लोजर, 14.41 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली टेलीकार्ट, अगेन आप देख रहे हैं पेनी स्टॉक्स, तीनों स्टॉक्स जो है वो थर्ड टियर स्क्रिप्ट से उनकी ताल्लुकात या कनेक्टिविटी दिखाई देती है। 1.08 का डिक्लाइन, 14.75 पे क्लोजर, 12.90 का कारोबार रहा। ओवरऑल वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस नेगेटिव जोन में दिखाई दे रही है। इट मींस कि यहाँ पे एक्सचेंजिंग हैंड्स भी हैं, और अगर हम ये बात कहें कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी एंट्री और एग्जिट इजीली लेना चाहते हैं तो यही जो है वो थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स को चूज कर रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से। ओवरऑल टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हिट करती हुई दिखाई दे रही है अबव द एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो 21 to 22 बिलियन डॉलर्स का टारगेट रखा गया है और उतनी ही अबव द एक्सपेक्टेशन दिखाई दे रही है, क्योंकि टारगेट्स रखे जाते हैं लेकिन पता नहीं होता ये मीट होंगे या नहीं होंगे। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर में इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई है। टेक्सटाइल पॉलिसी जब से हमने देखा कि यहाँ पे अप्रूव हुई है तो उसके भी बहुत अच्छे इम्पैक्ट आ रहे हैं पूरी इंडस्ट्री पे, तो ये बहुत ज़बरदस्त एक खुशाइन बात है। तो ये दोनों टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के हवाले से और खासकर टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से। इसके साथ साथ ओवरऑल जो पूरे रीजन में कंपेटिटिवनेस पाकिस्तान की दिखाई देती है। टेक्सटाइल इटसेल्फ कोविड एक हम कह सकते हैं कि फ्लरिश करती हुई इंडस्ट्री दिखाई दी थी, और इसके साथ साथ जितने रीजन के अंदर मार्केट थी उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के पास ऑर्डर्स भी थे पाइपलाइन में, और काम भी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने किया है, नो डाउट। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ रॉ मटेरियल अभी भी हमारे लिए इशू है। कॉटन की प्रोडक्शन नहीं होती तो रॉ मटेरियल हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल क्यों नहीं होता, ये सारे फिगर्स एंड फैक्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव एक्सक्लूसिव पैनल। आज हमारे साथ जुनैदुर रहमान साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। आप जो हैं वो सीनियर एनालिस्ट भी हैं, टेक्सटाइल एक्सपर्ट भी हैं, सीनियर बिजनेस एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और अब से कुछ देर बाद ओवर कॉल हमारे साथ मौजूद होंगे नसीम उस्मान साहब। आप चेयरमैन हैं कराची कॉटन ब्रोकर फोरम के, तो उनको भी जो है वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो पहले मैं जुनैद साहब से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी। जुनैद साहब, पॉजिटिविटी देखी जा रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इटसेल्फ आउट क्लास आउट परफॉर्म जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर सिचुएशन देखी जाए पूरे मुल्क की, जो एक हम कह सकते हैं ना कि बरामदात का एक निचोड़ निकाला जाए तो सबसे ज़्यादा जो नंबर्स हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के होते हैं, 80% से अबव। योर टेक प्लीज़ इसको डिस्क्राइब करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी थैंक यू फॉर द इनविटेशन। देखिए जी, आपने टेक्सटाइल पॉलिसी की बात की, आपने टेक्सटाइल के नंबर्स की बात की। मैं आपसे थोड़ा सा टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से शेयर करूँगा कि अभी में थोड़ा सा इसको रीशेप किया गया है 3 ईयर बेसिस के ऊपर के एक पॉलिसी जो है वो डिवाइस की गई है। फोकस ये रखा गया है
कि दो से तीन चीज़ों को फोकस रखा गया है, जिसके अंदर मेन चीज़ जो वो एनर्जी रेट्स हैं। अभी तक जो सिलसिला चल रहा है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से, उसमें हमें एक फिक्स्ड रेट दिया हुआ था इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, उनकी गैस के ऊपर और इलेक्ट्रिक कंजम्पशन के ऊपर जो है जी। वो 6.5 MBTU फॉर गैस था और 9 सेंट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब गोइंग फॉरवर्ड जो है, जब ये नई पॉलिसी डिवाइस हो रही है और क्योंकि दुनिया भी चेंज हो रही है उसमें, और जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं उसके हवाले से इट इज़ इस और ये है कि ये मल्टीपल इसके फायदे हैं। इससे आपका घी बनता है, इससे खाद बनती है, इससे खल बनती है, जानवर खाते हैं, तो बहुत ही मल्टीपल जो है। और सबसे बड़ी बात है कि कपड़ा जो बनता है और एक्सपोर्ट जो हमारा होता है, तो इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हुकूमत को भी। और ये जो जहाँ ज़्यादा शुगर मिल लगे हुए हैं कॉटन के एरिया में, उनको रिस्ट्रिक्ट भी करना चाहिए। दूसरा, जिलाबंदी हमारे यहाँ नहीं है कॉटन की। एक ज़माने में जिलाबंदी होती थी, पंजाब में अलग क्रॉप होता था और सिंध में अलग होता था, तो उस हिसाब से जो है उसमें वो फर्क पड़ता था वैरायटी का। अब तो सारी वैरायटी अभी आ रही है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो हम अभी तकरीबन 10 साल से जो है हम सोइंग कर रहे हैं, बीटी क्वालिटी है, वो बाहर से हमने बीज वो स्मगल किए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो उसी वजह से जो है वो अभी चल रहा था, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है कम हो गई है। और यहाँ जो रिसर्च सेंटर जो हमारे हैं, उन्होंने इतना जो है ना अच्छा बीज तैयार नहीं किया, तो इस वजह से भी जो है वो बड़ा फर्क पड़ रहा है। सर, आप क्या समझते हैं रिसर्च सेंटर्स की कमी है जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे? और दूसरी बात ये कि फार्मर्स से आपने कभी बात की है, वो क्या बताते हैं कि उनको एक्चुअली है क्या रीज़न ये कमी का, कॉटन की प्रोडक्शन क्यों कम हो रही है? कोई तो उनका भी एक रीज़न होगा ना वैलिड। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि आप उनको जो है सही जो है बीज भी नहीं देते हैं, और पेस्टिसाइड भी जो सही नहीं होते, वो नुकसान ज़्यादा होता है। जितना जो है वो प्रोडक्शन करते हैं उससे ज़्यादा जो है उनको नुकसान होता था। इस तरफ ही दूसरी तरफ जाते हैं। इसी तरह इस साल 2 साल से मकई की तरफ जा रहे हैं, मकई में भी ज़्यादा फायदा था। अब ये पिछले साल जो है वो गवर्नमेंट ने जो एक पॉलिसी में चेंज की कि 5,000 रुपये का 40 kg का आपका बिनोला का, और किसी भी के थ्रू 2 लाख घंटे खरीदने का कहा। तो इस वजह से और दूसरी मौसमी हालात की वजह से, तो इस साल अभी तक पिछले साल जो था 56 लाख घंटे हुई थी, अब हुई है तकरीबन 75 लाख, तो 18 लाख घंटे ज़्यादा हुई है। आइंदा अब जो है ना, क्योंकि इस साल तो रेट बहुत रहा कॉटन का, तकरीबन डबल हो गया। पिछले साल इसका कॉटन का रेट चलता था 10,000 रुपये पर मन, अभी चल रहा है 20,000 रुपये पर मन। तो इससे क्या हुआ है कि फार्म से लेके आपका फैशन तक सब जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, कपड़े वाले, आपका गारमेंट वाले और फार्मर, सबको फायदा हुआ है। तो अगले साल ख्याल ये है कि क्रॉप जो है वो ज़्यादा लगाया जाएगा, क्योंकि रेट इनको फार्मर को अच्छे मिले। राइट, नसीम साहब आप हमारे साथ शामिल रहे। मैं जुनैद साहब को गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगी। जुनैद साहब, सब्स्टिट्यूट्स भी ढूंढे जा रहे हैं, बनाना की स्टेम से भी कुछ थ्रेड बनाने की कोशिश की जा रही है और डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स अल्टरनेटिव्स ढूंढे जा रहे हैं। क्या समझते हैं आप, ये अल्टरनेटिव्स जो हैं वो कामयाब रहेंगे, यानी कि वो इतने ही मजबूत या इतने ही पायदार रहेंगे? जी देखें, हमारे पास ऑलरेडी एक अच्छा ऑल्टरनेट मौजूद है जो कि इसे हम पॉलिएस्टर कहते हैं। अच्छा। पॉलिएस्टर के ऊपर हमारी जो प्रोडक्शन है वो अभी बहुत, उसकी आप कह लें वो कम उसकी एक मकदार है जो हमारी एक्सपोर्ट्स में जाती है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी एक डाइवर्सिटी हो सकती है कि इस पर भी हम ऐसे टैरिफ मैकेनिज्म डेवलप करें कि, क्योंकि पॉलिएस्टर इंपोर्ट भी होता है और लोकल भी बनता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग जो है, तो हम ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें टैरिफ का कि पॉलिएस्टर की जो हमारी कॉस्ट है वो एज अ रॉ मटेरियल वो इतनी वायबल हो कि हम बेहतर तौर पे जो है वो उसकी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकें। तो दिस इज ऑल्सो, आप कह लीजिए किस्म का हमारे पास एक लो हैंगिंग फ्रूट है जिसे हम ले सकते हैं, जो है हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी जो आपने, जैसे आपने बात की दूसरे फाइबर्स की, बनाना स्टेम की है, फिर उसके बाद हेम्प होता है, उसके बाद और फाइबर्स होते हैं, विस्कोस फाइबर होता है, तो ये तमाम ऑप्शंस हैं। बट देन अगेन उनकी मार्केट को हमें डेवलप करना है। जब हम फायर फाइटिंग से बाहर निकलेंगे, जब हम अपने ऐसे इश्यूज से बाहर निकलेंगे, तो ही हम इनकी तरफ जाके बर्निंग इशू से निकले तो फिर हम कुछ काम करें। That's right, अच्छा, नसीम साहब का कुछ कहना ये भी है कि ओवरऑल फार्मर्स के भी इश्यूज हैं, हमारे पास बीज नहीं है, तो क्या जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जाती है या फिर जितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, कितने ही सिंध के अंदर भी R&D मौजूद हैं, आप समझते हैं कि क्या वो अप टू द मार्क नहीं है, या फिर वहाँ काम हो रहा है तो बाकी जो है वो लोग उस पर तवज्जो नहीं दे रहे? जी बिल्कुल, नसीम साहब ने बहुत अच्छी तरफ इशारा किया, बहुत बेहतर बात की इन्होंने
क्योंकि जो देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ना वो आपके लिए हमारी एक फ्यूचर के लिए एक हम अपने आप को सिक्योर करते हैं कि हमारी जो डायरेक्शन है वो ठीक रहे, क्योंकि जब हम इन्होंने बीज का जिक्र किया कि बीज जो है वो 10 साल पहले हमने बीटी बीज जो है वो शुरू किया था लगाना, अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी कुव्वत मदाफियत लूज कर चुका है। उसकी जो कैपेबिलिटी है, अब जैसे फॉर एग्जांपल 100 बीज डालते हैं, अगर हम फार्मर हमारा डालता है तो उसमें से पहले 60 निकलते थे, अब खाली 30 निकलते हैं, 30 ग्रो करते हैं, 30 का आउटकम निकलता है प्लांट की शक्ल में। तो ये आहिस्ता आहिस्ता लूज कर रहा है, प्लस उसकी कोई कुव्वत मदाफियत भी इसकी खराब हुई है। तो ये अब हमें इस पर अगर हमारी रिसर्च टाइमली होती या इस पे क्या प्रॉपर हम इंपोर्ट नहीं कर सकते बीज, अच्छा बीज? जी, उन्होंने इस पर भी इशारा किया उन्होंने कि बिल्कुल इस पे भी है, मगर रेगुलेशन का मसला है मेन के रेगुलेटेड, देखें पेस्टिसाइड्स हो या बीज हो, ये एक थ्रू रेगुलेशन जो है फर्टिलाइजर हो वो थ्रू रेगुलेशन मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, ताकि जो फार्मर को पहुंच रहा है वो सही हो, अडल्ट्रेट ना हो और उसको उससे नुकसान ना हो। चलें जी, नसीम साहब को गुफ्तगू में शामिल करेंगे। नसीम साहब, ओवरऑल जैसा कि देखा ये जा रहा है, बीज की बात हो रही है, सीड की बात हो रही है, जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर क्या इश्यूज हैं? आप क्या समझते हैं, क्या इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी है, या हम क्यों नहीं उनको अच्छा बीज इंपोर्ट करके दे सकते और फिर उसके बाद उनकी यील्ड को जो है वो कैप्चर कर सकते हैं? नहीं, ये इसमें ये है कि जो बीज जो है वो यहाँ मैं जो है ना वो कई चीज़ के फर्टिलाइजर बीज जो है इम्पोर्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सोइल का भी सवाल होता है और भी चीज़ें होती हैं, इस वजह से ये रोकते हैं। लेकिन देखें ना, और मुल्क जैसे इंडिया हमारे साथ ही है, उसकी मौसम भी एक ही है, सारा कुछ है। वो 2003 में उन्होंने मोनसेंटो एक कंपनी है बाहर की, उससे उन्होंने बीज मंगाए कॉटन के। वो पहले 70 लाख गांठे तैयार करते थे, अब वो कर रहे हैं 4 करोड़ गांठे। इंडिया एक ज़माने में हमसे इंपोर्ट कर रहा था कॉटन, आज जो है वो बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। तो ये तो लंबे टाइम का, लेकिन अभी जो है वजीर आजम ने जो है अभी एक अथॉरिटी बनाई है, कॉटन रिवाइवल अथॉरिटी, तो वो अब इसको जो है वो काम दिया जा रहा है। और हमारी एक दूसरी थी यहाँ पे PCC, वो बहुत टाइम से थी, पाकिस्तान कॉटन सेंट्रल कमेटी, उनको इन्होंने ख़त्म किया है। इसकी जगह जो है इसको लाए, अभी इसको कॉटन अथॉरिटी वजीर आजम ने बनाई है। तो इससे लोगों को लगता है कि जो है वो क्रॉप में कम आएगा तेजी, क्योंकि फिर भी कोई चीज़ नहीं लगा तो 2-3 साल लगेंगे, तो अभी इतना जल्दी से नहीं होगा। लेकिन ये इंसेंटिव जो दिया हुआ है वो बड़ा फायदेमंद है, तो इस हिसाब से जो है वो क्रॉप जो है बढ़ सकता है। और इस साल जो है रेट भी अच्छे मिले काश्तकार को, तो काश्तकार भी ज़्यादा कोशिश करेगा लगाने की कॉटन। राइट नसीम साहब, अगर यही कमेंट आप पूरे एग्रीकल्चर के ऊपर करें, जो कि ओवरऑल एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात कर रहे थे, इससे पहले हम टेक्सटाइल पॉलिसी की और डिफरेंट सेक्टर्स की पॉलिसी की बात कर रहे थे, अगर यही कमेंट एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात पे हो, यानी कि जो ये पॉलिसी कोई ऐसी आ जाए जिससे फार्मर्स को भी सिक्योरिटी हो जाए और कंज्यूमर को भी, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा ऐसी पॉलिसी का आना? देखें, सबसे बड़ी चीज़ जो है पाकिस्तान का, जो मैं तो ये कहता हूँ कि लाइबिलिटीज जो है वो कम करने के लिए आपको दूसरा जो आपका जो है वो ज़राअत है, ज़राअत पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो जो है इन लाइबिलिटीज भी हमारे कम होंगी, क्योंकि कई चीज़ें मंगानी पड़ती। खाली कॉटन की आप बात करें तो कॉटन हमको तकरीबन $1.5 अरब की जो है कॉटन भी इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। इस साल तो टेक्सटाइल मिल भी बढ़ गए हैं, तो अब कंजम्पशन में हमारी 1 करोड़, पहले जो 50 होती थी 1 करोड़ 70 लाख घंटे होगी। तो इसके लिए जो है हमको वो बढ़ाना चाहिए, और इसके लिए हमको इम्पोर्ट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। इससे फिर बीज भी है जो है, उसमें ऑयल जो है ऑयल भी निकलता है इसमें अपने कॉटन से, तो वो जो इम्पोर्ट करते हैं उसका बिल भी आपका कम होगा। तो पाकिस्तान को लाइबिलिटीज से निकालने के लिए ज़राअत की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी देखें चाइना वगैरह में भी क्या है कि वो मशीन से ज़्यादा ज़मीन पे आ रहे हैं, मतलब ज़मीन पे जो है ये काश्तकारी ज़्यादा करते हैं और मशीनी जो है वो कम कर रहे हैं। तो खाने पीने का जो ज़ाहिर है आबादी भी बढ़ती रहती है, और इसकी वजह से जो है काश्तकारी को जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हम जो है दावा करते हैं कि हम जो है वो खेती-बाड़ी मुल्क है हमारा। तो राइट चलें जी नसीम साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ओवरऑल देखा ये जाता है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं, और उन्होंने कहा कि मशीन से ज़्यादा ज़मीन की तरफ तवज्जो देनी है। तो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है हम, तो बीइंग एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हमें अपनी ही प्रोडक्ट्स पे, अपनी ही फूड बास्केट पे तवज्जो देनी होगी। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट
और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है। उस्मान साहब भी मौजूद थे और अब हम बात करते हैं जुनैद साहब से। जुनैद साहब, रॉ मटेरियल की बात हो रही है, जैसे कि नसीम साहब, उस्मान साहब ने कमेंट किया कि ओवरऑल देखा ये जा रहा है कि रॉ मटेरियल के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। वही जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट या वही जो पुराने हमारे असूल तौर तरीके थे उन्हीं को बस थोड़ा सा गाड़ी खींची जा रही है। ऐसा क्यों है? देखिए, बिल्कुल रॉ मटेरियल जो है वो हमारा सोर्स है फॉर अचीविंग एक्सपोर्ट नंबर्स। अगर फॉर एग्जांपल अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कॉटन के हवाले से बात हो रही थी कि कॉटन के नंबर्स गिरे हैं और कॉटन के नंबर्स अब आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहे हैं, मगर दिस विल टेक टाइम। अच्छा, जैसे ही हमारी ये चेन डिस्टर्ब होती है तो द नेक्स्ट स्टेप हमारा वो स्पिनिंग का है। स्पिनिंग जो है वो उसकी मेन रॉ मटेरियल इज कॉटन, रॉ कॉटन। वो जो है नेक्स्ट स्टेपिंग स्टोन है फॉर होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अच्छा, जो हमने देखा है पिछले लास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर में जो ग्रोथ आई है हमारी एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा वो आई है फ्रॉम होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इट इज़ अ वेरी, आप कह लें कि क्लियर नाउ फैक्ट कि टू फैसिलिटेट द ग्रोथ, टू सपोर्ट द ग्रोथ, होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स हैज़ टू बी केप्ट इन ऑर्डर कि वो डिस्टर्ब ना हो। अब उसके क्या हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? ये तो हम यार्न इंपोर्ट करें या फिर हम कॉटन इतनी एम्पल अवेलेबल हो कि हमें यार्न हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट क्यों करते हैं, उन्हें रोक दें। मैं आपको एग्जैक्टली अब ये एक बड़ा प्रेसिंग इशू है। अब इसके अंदर जो है ये आपने जो बात की ये इस पे एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है बिटवीन टेक्सटाइल ग्रुप कि वो जो है समझते हैं कि ये बेहतर पॉलिसी नहीं है, बिकॉज जो ग्रुप इससे यार्न प्रोड्यूस करता है वो उसका इंटरेस्ट सफ़र करता है। तो बेसिकली ये एक आप कह लीजिए कि इसकी वजह से ये कभी आप एक ज़माने में ऐसा होता था, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है कि यार्न के ऊपर यार्न को कंप्लीट बैन भी किया गया है अच्छा एक्सपोर्ट से, और हिस्ट्री में ये भी देखा गया है कि यार्न को रेगुलेट किया गया है कि इतने एक सर्टेन क्वांटिटी से ज़्यादा यार्न एक्सपोर्ट नहीं हो सकता बिल्कुल मुल्क से ऐसा हुआ बाहर। है। ये हिस्ट्री में हो चुका है और ये कई दफ़ा हो चुका है। अच्छा, अब क्योंकि फ्री मार्केट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि हम कॉटन इंपोर्ट कर सकते हैं, यार्न इंपोर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए फ्री मार्केट के मैकेनिज्म के तहत यार्न भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। बेहतर चीज़ ये है कि हम ऐसी पॉलिसी पर वर्क करें जो लॉन्ग टर्म हो, जिसके अंदर हम किसी का इंटरेस्ट हर्ट करके गेन ना करें। तो इट शुड बी अ फेयर प्ले, जिसमें हम ये कहें कि जी अगर देखें कॉटन की क्रॉप हमारी रिवाइव करती है जी और हमें इसमें ग्रोथ मिलती है तो डेफिनेटली हमारा रॉ मटेरियल ईज होगा, हमारे रॉ मटेरियल का जो कंसर्न है वो ईज होगा, इंपोर्ट पे प्रेशर कम होगा और प्राइसेस विल कम डाउन। इस वक्त जो जैसे आपने कुछ देर पहले आपने सवाल किया अबाउट रीजनल कंपेटिटर्स का जो है, तो अगर आप कहें तो मैं आपको उसका जवाब देना चाहूँगा कि देखें इस राइट नाउ अगर हम चाइना की बात करते हैं तो आप सबकी बात करें, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, सबकी बात जी करें। बिल्कुल। देखें अगर हम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चाइना, कि चाइना में इस वक्त लॉकडाउन की जो आप कह लीजिए वो पाबंदियां वो ईज ऑफ हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और देर कमिंग आहिस्ता आहिस्ता कमिंग टुवर्ड्स नॉर्मलिसी। वहाँ पे थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता ईज अप हो रहा था, मगर अभी भी वहाँ पे जो उनके जो अब ये कह लीजिए कि उनके नंबर्स बेहतर हो रहे हैं कोविड के, मगर वो जो उनकी जो पाबंदी है वो इतनी उसको आराम से नीचे लेकर नहीं आ रहे। अभी वहाँ पे पोर्ट पे स्टक है, चीज़ें स्टक हो जाती हैं, और दूसरी बात है कि अभी भी वहाँ पे फ्रेट के इश्यूज हैं, फ्रेट वहाँ का भी काफ़ी हाई है। और चाइना क्योंकि बड़ी मार्केट है तो उससे ड्राइव होता है पूरा मैकेनिज्म, आपको पता है इम्पैक्ट होता है दुनिया के ऊपर जो है, जिसकी वजह से फ्रेट भी हाई चल रहा है। और चाइना के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स, जो उन्होंने अपनी इंडस्ट्री बंद की थी कैपेसिटी, वो वापस उसको ऑन करने की तरफ जा रहे हैं वापस जो है। अच्छा, अगर हम इफ़ वी कम टू इंडिया में भी एक इस वक्त प्राइसिंग इशू आया हुआ है, और वहाँ पे जो प्राइस ऑफ कॉटन क्योंकि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो वो सबको हिट कर रही है। तो इंडिया में भी कॉटन क्योंकि इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जो करंट प्राइस के ऊपर जो भी तज्जिया आ रहा है उसके मुताबिक ये है कि करंट प्राइस के ऊपर अगर वो बेस करें अपनी प्रोडक्ट तो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो उनको भी चैलेंज फेस होना पड़ा है। जो कि एक यूजुअली हिस्ट्री में ऐसा नहीं हो जाता, बट ये भी उनको भी एक चैलेंज फेस करना पड़ा है। दूसरी उन्होंने बड़ी एक अपने हिसाब से अगर देखें वो तो उन्होंने एक बड़ी लैंडमार्क डील की विद यूएई
ट्रेड का जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है सीपा के नाम से, जो उन्होंने लास्ट वीक जो किया है, तो वो उनके लिए एक अच्छा एक आप कह लीजिए हो सकता है कि उनको टेक्सटाइल के हवाले से कोई $2-2.5 अरब की ग्रोथ मिल सकती है कमिंग फ्यू ईयर्स के अंदर। मगर देन अगेन उन्होंने इनिशिएटिव लिया, हमें भी इसके लेने चाहिए ऐसे इनिशिएटिव जो है। अब अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश में भी इस वक्त आप कह लीजिए कि बिकॉज दे आर कॉटन डिपेंडेंट, उनकी कॉटन इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, तो वो ऑलरेडी चेन में है, उनके ऑलरेडी उनकी चेन चलती है इंपोर्ट के ऊपर है, तो देर आर ऑलवेज इन द चेन ऑफ सर इंपोर्ट। दीज इश्यूज फार फ्रॉम पाकिस्तान, ओवरऑल पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस हैं? देखिए हमारे पास तो अगर आप देखें तो इस वक्त रिलेटिवली हम एक बेहतर फुटिंग पे हैं, क्योंकि हमारे पास हमने जो पार्शली वी हैव लोकल कॉटन, पार्शली वी इंपोर्ट, तकरीबन 50% कॉटन हमने इस साल इंपोर्ट की है अपनी, तकरीबन 80 लाख बेल के करीब जो है वो कॉटन इंपोर्ट होगी बाय द क्लोज ऑफ द ईयर, कॉटन की जो है, जो कि एक बहुत आई थिंक एक रिकॉर्ड क्वांटिटी है, हिस्ट्री में कभी इतनी इंपोर्ट नहीं है। मगर देखें अगर हम फॉर एग्जांपल इससे एक्सपोर्ट नंबर अचीव कर लेते हैं तो चलें एक पॉजिटिव ट्रीट कर लेते हैं जो है, वे आउट है कि हमने अपने नंबर अचीव कर लिए, गो कि हमें इसकी डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए आने वाले सालों के अंदर जो है। अगर आप चैलेंज की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है जो मेन चैलेंज हमारा रहेगा आने वाले दिनों में भी जो है वो एनर्जी की प्राइस रहेगी, कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ एनर्जी व्हिच द इंडस्ट्री इज गेटिंग। बिफोर दिस हम जो टेक्सटाइल पॉलिसी की बात कर रहे थे, उनके जो मेजर हम कह सकते थे पॉइंट्स थे, उनमें यही एक की पॉइंट्स यही थे कि गैस प्राइसेस, गैस टैरिफ और ये जो बिजली की जो क्राइसिस है, इन सबको कंट्रोल किया जाए। क्या समझते हैं आप ये जो पॉलिसी आई है ये अप टू द मार्क है, और इनमें जो पॉइंट्स या की नोट्स रखे गए हैं जिनकी वजह से जो है वो टेक्सटाइल पॉलिसी अप्रूव हुई है, वो सही है, या इसमें और भी मजीद एडिशन या टैक्स हॉलीडेज या ये जो अभी GST वगैरह बन रहे हैं तो ये होना चाहिए था? देखिए यहाँ तक इसमें सब्सिडी का या DLTL की जो ड्यूटी, अच्छा आप समझ लीजिएगा ड्यूटी ड्रॉबैक जो है वो सब्सिडी, वो एक किस्म के टैक्सेस हैं जो वापस किए जाते हैं एक्सपोर्टर्स को, जो उन्होंने पहले पे किए होते हैं, तो एक्चुअली एक किस्म का उनको एक रिफंड है एक तरह से, ठीक है, इसके अंदर इट्स नॉट अ टोटल 100% सब्सिडी, तो ये उसमें मेंटेन करने की बात हुई जो कि अच्छी बात है कि अच्छा इसके अंदर एक्सपोर्ट सब्सिडी या फ्रेट सब्सिडी अभी बात हुई थी, मगर अब तक कुछ सामने नहीं आई क्योंकि फिगर्स दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे जो है। अगर इसमें एक्सपोर्ट सब्सिडी का कोई खास तौर पे फॉर न्यू मार्केट्स, बहुत सी ऐसी मार्केट हैं, देखिए मैं आपको बताऊं टोटल जो है 75% ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ हमारी जो एक्सपोर्ट होती है दैट गोज टू 11 कंट्रीज ओनली, और दुनिया में 120 मुल्क हैं जो बड़े ट्रेडर्स जिनसे हम ट्रेड कर सकते हैं, और 75% एक्सपोर्ट का हमारा जो डायरेक्शन है वो सर 11 मुल्कों की तरफ है, तो देयर इज एन ओपन मार्केट जहां पे हम काम कर सकते हैं। कितनी सारी वर्जिन मार्केट्स हमारे पास मौजूद है, जिनको अभी तक हमने अनटैप्ड मार्केट मैं आपको वर्ड्स कर रहा हूं कि जो हमें अगर एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दी जाए तो उसको इस तरह प्लान किया जाए कि वो न्यू मार्केट्स के ऊपर दी जाए, वो ऐसी न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर दी जाए ताकि नई डेवलपमेंट्स हों। अगर हम फॉर एग्जांपल ऐसी पॉलिसी डिवाइस करते हैं जो कि करंट मार्केट्स के ऊपर बेस्ड है तो फायदा तो होगा, मगर वो शायद लॉन्ग टर्म साबित ना हो सके, तो वी शुड मूव टुवर्ड्स अ पॉलिसी जहां पे सब्सिडी अगर दी जाए, इंसेंटिव्स दिए जाएं एक्सपोर्टर्स को, जो कि जरूर देने चाहिए, वी शुड बी टुवर्ड्स न्यू मार्केट्स, टुवर्ड्स न्यू प्रोडक्ट्स, ताकि ग्रोथ जो है वो हमारी उसका पैराडाइम हमारा ब्रॉड हो, उसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो। और तीसरी बात जो उसमें आपने कहा पॉलिसी के हवाले से, वो जो है देन अगेन एनर्जी के ऊपर आती है कि एनर्जी का जो उन्होंने आप कह लीजिए जो टैरिफ है दैट हैज टू बी सीन कि जब बजट अनाउंस होगा तो बजट के अंदर इंटरनेशनल फैक्टर्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल देखें अभी एक रिसेंट एक रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक, जो कि एक छोटी सी कंसर्निंग बात है हमारी एज अ ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी जो है, वो ये है कि 76% जो है वो जनरेशन की जो कॉस्ट है वो हमारी बड़ी है इन द लास्ट 2 मंथ्स, यानी जो दिसंबर की जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन थी दैट उससे डबल हुई है, उससे डबल हुई है। अच्छा, अब इसमें ये कि जो 11 हमारे पास सोर्सेज ऑफ फ्यूल हैं, उसमें से 4 ऐसी सोर्सेज हैं जिसमें कोल है, फर्नेस है, डीजल है और एक और LNG है, तो वो क्योंकि सब इम्पोर्टेड है और सब इंक्रीज कर रही है तो कॉस्ट इंक्रीज कर रही है, ये एक कंसर्निंग बात है। राइट, फेडरल गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है पॉलिसीज के लिए, सब कुछ हम चले बोलते हैं कि हमें प्राइस वहाँ से मिल रहे हैं, मिनी बजट में अनाउंस हो रहा है, बजट में अनाउंस हो रहा है, टैक्सेस हो रहे हैं, सब कुछ वहीं से हो रहा है। हमारी भी कुछ ड्यूटी है एज इंडस्ट्रियलिस्ट, एक टेक्सटाइल मिल ओनर्स की सब्स्टिट्यूट एनर्जी की बोलते हैं ना फराहमी, वो भी तो मुमकिन बनाई जा सकती है। हमारे पास विंड पावर प्लांट्स हैं, डिफरेंट सोलर एनर्जी पावर प्लांट्स हैं, कितनी चीज़ें हैं जिसकी तरफ जाया जा सकता है। सारा दारो मदार गैस के ऊपर ही बर्डन डाल देना, ये भी तो सही नहीं है ना। देखिए बिल्कुल, ये आपने बात जो की ना, इसका ताल्लुक हमारे एनर्जी मिक्स से। हमारा जो एनर्जी मिक्स है वो उसमें जो मेन आप कह लें कंपोनेंट है वो थर्मल फ्यूल का ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ती है हमारी जो है। अब जो हमारा हाइड्रल कह लीजिए आप, या हाइड्रल सोर्स है, जैसे पानी से बिजली कहते हैं हम, या हम जिसे हम दूसरा विंड सोर्स है हमारा, और दोबारा जो सोलर सोर्स है, जिससे हम जो हमारी
अपनी रिसोर्सेज हैं वो उसके लिए हमें किसी को पेमेंट नहीं करना है, किसी को कॉस्ट नहीं देनी बिल्कुल, है। हाँ। तो ये जो है ना, इसका हमारा एनर्जी यहाँ तक अगर मेरे मुताबिक अंदाजे के मुताबिक लेस देन 2 या 3% हमारा जो है वो इन सोर्सेज का हमारी एनर्जी मिक्स का हिस्सा है। तो अगर फॉर एग्जांपल इसको हम ज़्यादा स्पीड से बढ़ाएंगे, अगर हम इस पर फोकस करेंगे, तो दिस इज़ द आई थिंक सो, देखें दुनिया जो है ना वो टुवर्ड्स एनर्जी स्लेवरी जा रही है। व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि जो मुल्क इंपोर्ट बेस्ड फ्यूल पे बेस्ड है, और अक्सर ज़्यादातर मुल्क ऐसे ही हैं, वो बाउंड होंगे कि वो फ्यूल या जो कि एलएनजी है, गैस है और पीओएल प्रोडक्ट्स हैं, वो उस प्राइस पे बाई करें जो उनको मार्केट डिक्टेट करेगी। तो जिस हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम ऐसी पॉलिसी डिवाइस करें कि गोइंग फॉरवर्ड ऐसा ना हो कि हम इतने हाई इंपोर्ट बिल में, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा जो लास्ट 7 मंथ्स के अंदर जो है जो तकरीबन $28 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट आया है, उसमें वन ऑफ द मेन फैक्टर्स इज फ्यूल बिल, कि जो कि बहुत ज़्यादा हमारा $11 अरब तक पहुंच चुका है हमारा जो है। तो दिस इज, अगर आप देखें, अगर हम इसको अगर इसकी तरफ हमने अगर वर्क नहीं किया तो आगे तो प्राइसेस इस तरह अगर बढ़ती रही हैं, जिस तरह आपको पता है कि इंटरनेशनल टेंशंस भी हो रही हैं और गैस और ऑयल क्रूड अप जो है, तो वी कुड बी इन ट्रबल। अच्छा, इसकी भी बात करेंगे, लेकिन डॉलर कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है हमारी एक्सपोर्ट को या इंपोर्ट को, वो भी बताइए, क्योंकि डॉलर की वैल्यूएशन काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, 175, 176, यही एक जो रेंज ऑफ स्पैन दिखाई दे रहा है। क्या देख रहे हैं आगे डॉलर का इम्पैक्ट? देखें, डॉलर जो है अभी फ़िलहाल तो कुछ स्टेबल हुआ है, कुछ आईएमएफ के इसके बाद जो एग्रीमेंट हुआ है और उसके बाद कुछ चीज़ें स्टेबलाइज हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, स्टेबिलिटी इज ऑलवेज गुड। अगर हम बहुत ज़्यादा डॉलर डिप्रिशिएट करता है रुपया या अप्रिशिएट करता है, दोनों सूरतों में जो है वो जो है फॉर बिजनेसमैन, चाहे इम्पोर्टर्स हों चाहे एक्सपोर्टर्स हों, उनके लिए इट इज़ अ कंसर्न। तो आई थिंक सो स्टेबिलिटी अगर मेंटेन रह सकती है, जो कि शायद लोग रखता है कि शायद कुछ अरसे के लिए रह सकती है, तो डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी तो रहेगी। इट इज ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पोजीशन पे। मैं आज कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो एक ट्रेंड चल रहा था, जो हम 80s में चले गए थे और बातें उससे आगे की हो रही थी जो है, तो वो जो है डेफिनेटली एक अगर इसको हम कुछ मेंटेन कर लेते हैं यहाँ पे, या कुछ थोड़ा सा इसको रिकवर भी कर लेते हैं, तो दैट विल बी डेफिनेटली हमारे होल इकोनॉमी के लिए इट थिंक इट विल बी अ गुड थिंग। चलें, अगर बात करें 2021 और 2022 की, इस ईयर की, जो कि फिस्कल ईयर में कुछ ही माह रह गए, कैसे समराइज करेंगे? ओवरऑल टारगेट भी मीट हो गए? ये साल अगर टेक्सटाइल के लिए देखा जाए तो कैसा था? टेक्सटाइल के लिए ये साल ओवरऑल अच्छा रहेगा, मेरा ख्याल है बेहतर रहेगा। लास्ट 5 मंथ्स अभी हम इसमें हैं, 4 मंथ्स 4.5 मंथ्स में हैं। मुझे लगता है कि जो अगर कोई अगर बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज डेवलप नहीं हुए अबाउट पावर के क्राइसिस के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री सेल कर देगी। प्लस जो इन्वेस्टमेंट आई है, जो कि मैसिव इन्वेस्टमेंट आई है टेक्सटाइल के अंदर जो है लास्ट 1.5 साल के अंदर जो है, उसकी भी फ्रूट्स हमें नजर आने शुरू हो जाएंगे अब जो है, जो कि मेरे ख्याल लास्ट क्वार्टर जो हमारा आएगा, हम देखेंगे कि उसके अंदर वी माइट सी गुड नंबर्स फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम दोज यूनिट्स जो कि अब प्रोडक्शन में आ रहे हैं। तो उस हवाले से तो आई थिंक सो दिस ईयर। अच्छा जुनैद साहब, ओवरऑल अगर ईयर को खाली पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हिसाब से देखा जाए, अगर थोड़ा सा भी ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखी जाए, तो वो कैसे दिखाई दे रही है पूरी दुनिया की, और ये जो हालात बदल रहे हैं वो कितना इम्पैक्ट करेंगे? देखिए, अगर हम अपने रीजन की बात करें तो खासतौर पर जो अभी क्राइसिस चल रहा है हमारे यूक्रेन और रशिया का, तो ये डेफिनेटली एक कंसर्न है, क्योंकि देखें इसका जो इम्पैक्ट है वो फॉरेन इकोनॉमी पे आता है। जैसे ही टेंशंस फ्लेयर अप होती हैं तो फ्यूल प्राइसेस गो अप, एनर्जी प्राइसेस गो अप, कमोडिटीज स्टार्ट शूटिंग अप। तो और जो हमारे जैसे मुल्क जो डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर जो है, उनके लिए ज़्यादा खतरनाक इकोनॉमिक सिचुएशन हो जाती है, अलार्मिंग हो जाती है कि वो किस तरह इस चैलेंज से मुकाबला करेंगे। ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, और अभी रज़ाक दाऊद साहब ने कहा कि $36 था RLNG, $36 हो गया। तो अगर फॉर एग्जांपल ये बढ़ के और बढ़ जाता है तो ये और चैलेंजिंग हो जाएगा हमारे लिए। तो वी नीड टू, जिस मैंने आपसे अर्ज किया कि वी नीड टू कम आउट ऑफ सिचुएशन जहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी जो है वो इंपोर्ट पे किसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता कम होनी चाहिए, आगे अगले कम होना चाहिए, और हमें सब्स्टिट्यूट्स ढूंढना पड़ेंगे, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ेंगे, ना सिर्फ इंडस्ट्रीज को बल्कि रेजिडेंशियल को भी। मैं चाहती हूँ कि यही उस पर आए ज़्यादातर। अच्छा, हमारी जो बिजली की पैदावार है वो भी हम चाहते हैं कि बस हमने जनरेटर्स लगाए हुए और उसी पे हमारे पास जो बिजली बनाने के जो तरीके थे हमने वही ढूंढे हुए थे। तो आपने जो 3 जिक्र किया है, चाहे विंड पावर प्लांट्स हैं, सोलर हैं या हाइड्रोल हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर या ऐसे नेचुरल पावर्स के ऊपर डिपेंडेंसी हो तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स, राइट? जी बिल्कुल। देखें, इसकी वजह है कि कॉस्ट कम है इनकी जो है, कम है। हाँ बिल्कुल। there are 2 issues, we are facing 2 issues। वन टाइम कॉस्ट हम कह सकते हैं, फिर बाद में इसके हमें फायदे ही मिलने हैं। जी बिल्कुल। देखें, हमारा जो है एज अ नेशन वी वर फेसिंग 2 issues। इनिशियली वी वर फेसिंग द इशू ऑफ सप्लाई,
कि हमारे पास Okay. सप्लाई कंसिस्टेंट नहीं थी। कई साल अच्छा, ज्यादा सर्दी आ जाए जब भी और ज्यादा गर्मी आ जाए जब जी भी। जी बिल्कुल, ये इसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंसी है। देखें इनिशियली हमने फेस किए पिछले, अगर आप देखें लास्ट डेकेड के अंदर, तो वी हैड सिवियर सप्लाई इश्यूज। देयर वाज नो पावर फॉर इलेक्ट्रिसिटी के बहुत मेजर ब्रेकडाउन्स थे, जी। और फॉर इंडस्ट्री भी, फॉर इवन फॉर रिहायशी फॉर इंडस्ट्री के लिए कि, बट उससे आहिस्ता 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 हम निकल के हम लोग आए। बट नाउ द नेक्स्ट चैलेंज इज द प्राइस, द टैरिफ, कि हम उसको किस तरह फेस करेंगे। और वो भी इतना ही बड़ा चैलेंज है क्योंकि हमारे जैसे मुल्क के लिए जहाँ लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, खासतौर पे जो हमारे आम आवाम है रिहायशी, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। प्लस इंडस्ट्री भी देखें, इंडस्ट्री एक रिसर्च के मुताबिक कि तकरीबन 75% ऑफ इंडस्ट्रीज डिसाइड टू एक्सपैंड राइट। वंस द टैरिफ टैरिफ नीचे आता है। जब एनर्जी टैरिफ नीचे आता है तो रिसर्च कहती है कि 75% पीपल दे प्लान टू एक्सपैंड, तो ये एक पॉजिटिव बात होती है। राइट, चलिए एक्सपेंशन की बात हो रही है, अभी हमने जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस के हवाले से बात कर रहे थे, तो ये नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी, कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर्टिकुलर प्राइस 1,25,750 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,07,810 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑज 1896.23 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 95.19 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 98.39 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 198.50, सेलिंग वाज 200.50, यूके पाउंड बाइंग रही 238.50, सेलिंग वाज 241 रुपीस, यूएस डॉलर बाइंग रही 176.2, सेलिंग वाज 177.7, एंड लास्टली चाइनीज युआन बाइंग रही 23.55, सेलिंग वाज 23.95। सऊदी रियाल बाइंग रही 46.6, सेलिंग वाज 47.3, यूएई दिरहम बाइंग एट 48.6, सेलिंग वाज 49.3, कुवैती दिनार बाइंग रही 481.85, सेलिंग वाज 484.35, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.85, सेलिंग वाज 394.88। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। ओवरऑल देखा ये जा रहा है कि इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस 100 हम कह सकते हैं कि डॉलर पर बैरल को टच करके ओवरऑल वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं 98 के अराउंड। तो एक ब्रेक के जाने चलते हैं, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSP की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksp.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है। प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट्स हैं। जुनैद साहब से पूछते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से जुनैद साहब कुछ कंसर्न्स दिखाई दे रहे हैं, खासकर पाकिस्तान और ओवरऑल अगर देखा जाए तो कराची। जी बिल्कुल, कंसर्न एज अ सिटीजन इट इज़ अ कंसर्न फॉर एवरीबडी। एंड देखें लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इट इज़ साइन ऑफ कंफर्ट फॉर सिटीजन्स। अगर वो बाहर निकलते हैं, दे कैन फ्रीली मूव अराउंड, और सेफ्टी एज इट कम्स फर्स्ट। अब इवन फॉर द आप कह लीजिए फॉर अ प्रॉस्परस इकोनॉमी, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की हम बात करते हैं, जहाँ पे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि तो वहाँ पे वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएँ और यहाँ इन्वेस्टमेंट हो, तो इट इज़ एमिनेंट। डेफिनेटली अब इस वक्त एक चेंज भी आई है हमारे कराची के अंदर जो है एडिशनल IG चेंज हुए हैं, गुलाम मेमन साहब,
और नई टीम आई है, तो आई थिंक सो दे आर ट्राइंग तो वर्किंग सर ऑन इट। आप लोग क्या कर रहे हैं? ओवरऑल देखा ही जाता है कि 100 गाड़ियां लुट जाती हैं रातों रात, और कराची जैसे एक बड़े शहर में जो कि इंडस्ट्रियल हब माना जाता है, तो प्लीज़ इसके बारे में बताइए कि कितनी एसोसिएशंस हैं, कितनी चैम्बर्स हैं, कितनी ज़्यादा जो है वो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करती हैं, लेकिन ये सब क्या सिर्फ पिक्चर क्लिक्स कराती हैं और चले जाती हैं, देखिए, फोटोग्राफी करवाती हैं जी खाली? बिल्कुल, देखें बात ये कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये जिस पे बहुत से लोग काम कर रहे हैं, जी। और इसमें कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिसे हम एलईज कहते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन विद दीज एसोसिएशंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर वो अच्छे कोऑर्डिनेशन में हैं तो डेफिनेटली चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, बेहतरी की तरफ जाती हैं। और जैसे हम देखते हैं कि पिछले कुछ चंद महीनों में चीज़ें खराबी की तरफ गई हैं और क्राइम बढ़ा है, तो मैं समझता हूँ कि आगे इस पर Right. इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। वेल, थैंक यू सो मच जुनैद साहब, हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज हमने टेक्सटाइल सेक्टर को वेल कवर्ड ओवरऑल करने की कोशिश की है, जहाँ पे चाहे एक्सपोर्ट के हवाले से बात हो, या कॉटन की प्रोडक्शन के इश्यूज हों, या पॉलिसी के हवाले से कुछ बातें हों। तो आज हमने प्रोग्राम में सोल्यूशंस भी देने की कोशिश की और खासकर इनकी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करने की कोशिश की है। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।